हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो अगर आपके सिलेबस में हमारा एक टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम दिया हुआ है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। डेफिनेटली ये वीडियोस देखेगा। और आज से पहले हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और तीनों जो मेथड हैं, चाहे वो आपका वैल्यू एडेड मेथड है, चाहे आपका वो इनकम मेथड है, और चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, तीनों मेथड्स को हमने उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है, उन चीज़ों को भी समझा था। हमारा चैनल स्पेसिफिकली जो है वो कॉमर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रेयर करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कॉमर्स की एक अच्छी प्रिपरेशन कराई जा सके। तो उनके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर आप इजीली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और नए नए टॉपिक्स को सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक अच्छा ग्रेड जो है अपने एग्ज़ाम में लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी गवर्नमेंट टीचर या कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, या आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो ये जितने भी वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस केवल और केवल आपके लिए हैं, आपके उन फ्रेंड्स के लिए हैं जो गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए उन सभी बच्चों को जिनके सपने बड़े हैं और जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक बिल्कुल एनालाइज करके समझाया जाता है, बताया जाता है, डाउट्स लिए जाते हैं, और साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है, और वो भी बिना किसी एडिशनल या किसी भी चार्जेस के। इट इज़ कम्प्लीटली सोशल सर्विस जो कि हम क्या है कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसके बदले हम केवल इतना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं और अपने सपनों को पूरा कर लें, और साथ साथ में इसी के साथ हमारे चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। मैं एक चीज़ समझाता हूँ है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो, नॉमिनल क्या है और रियल क्या है, पहले इसको ना हम आसानी से समझेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। देखो क्या है नॉमिनल जीडीपी, क्या है जीडीपी एट करंट प्राइस। नॉमिनल माने नॉमिनल जो अभी, करंट प्राइस, जीडीपी मतलब करंट प्राइस। बस केवल ये ध्यान रखो, बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है डजेंट मैटर, केवल एक लाइन याद रखो, जीडीपी एट करंट प्राइस। बस इससे ज़्यादा चालू मूल्य पर जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल। क्लियर है। रियल जीडीपी पर आ जाओ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब हमने एक प्राइस पहले से ही क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, उसको हमने बेस मान लिया है, उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं केवल एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर हमने ईयर्स बना दिए, यहाँ पर हमने आउटपुट लिख लिया, और यहाँ पर हमने करंट ईयर लिख लिया, और यहाँ पर हमने, चलो ईयर तो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर करंट ईयर की जगह पर ना यहाँ पर लिख लेते हैं नॉमिनल, और यहाँ पर लिख लेते हैं रियल, है ना। जैसे मान के चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, ये 5 ईयर आपके गिवन हैं, ये 5 ईयर क्या हैं आपके गिवन हैं। आउटपुट हो रहा है 1000 यूनिट का, 2000 यूनिट का, 3000 यूनिट का, 4000 यूनिट का और 5000 यूनिट का। इसमें ना एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ मैं प्राइस का, है ना।
किसका, प्राइस का कॉलम, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है ये वाली बात। तो प्राइस का कॉलम मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, और इसमें मैं और थोड़ा सा ना इसको अगर और फॉर्म करूं तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लो। देखो मान के चलो सारा आउटपुट 1000, नहीं चलो यही रहने देते हैं, देखो। अच्छा नॉमिनल क्या कहता है, करंट प्राइस, तो इसका कितना हो गया 10,000, इसका कितना हो गया 20,000, इसका कितना हो गया 30,000, इसका कितना हो गया, नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने, करंट प्राइस पर है ना, 2 दूनी 40,000, 3 तिया 90,000, 4 चौक 16, 1,60,000 और 5 पंजे 25, 2,50,000। अब यहाँ पर हम रियल निकाल लेते हैं। रियल कैसे, रियल में हमने क्या करना है, रियल में हमें इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अब हम जितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 से करेंगे। 1,000 की 10 से मल्टीप्लाई करी 10,000 आ गया, 2,000 की 10 से मल्टीप्लाई करी 20,000 आ गया, 3,000 की 10 से मल्टीप्लाई करी 30,000 आ गया, 4 से 10 की मल्टीप्लाई करी 40,000 आ गया, 5 की 10 से मल्टीप्लाई करी 50,000 आ गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी प्लस हो रहा है और ये भी जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी केवल इतना ही नहीं है, ये एक सिनेरियो समझ में आ गया, ये एक सिनेरियो समझ में आ गया। तो मैं एक और ऐड कर रहा हूँ इसमें, है ना, मैं एक और इसमें चीज़ ऐड कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी मुझे नीड नहीं है। सेम वही कहानी, ईयर, प्राइस, आउटपुट, नॉमिनल और रियल, वही सेम कहानी, 1 2 3 4 5, प्राइस 10 20 30 40 50, आउटपुट 1,000 1,000 1,000 1,000 और 1,000। तो अगर मुझे नॉमिनल निकालना है, क्या निकालना है मुझे, नॉमिनल निकालना है, तो करंट ईयर पर होगा। तो करंट ईयर मतलब जो प्राइस चल रहा है उसके आधार पर होगा। तो 10,000 20,000 30,000 40,000 और 50,000। जीडीपी बढ़ रही है। रियल पे आते हैं, 10,000 10,000 10,000, क्योंकि कांस्टेंट है ना, यहाँ पर हमने बेस ईयर मान लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों टेबल है ना आपके सामने है, एक टेबल ये रही और एक टेबल ये रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं नॉमिनल को एनालाइज करूँ, इसको मैं समझूँ, तो क्या मेरा वास्तव में जीडीपी बढ़ रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, माने भारत में जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो क्या अगर हम नॉमिनल को देखें तो क्या वास्तव में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या हमारी महंगाई बढ़ रही है? तो आप कहोगे सर महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी को हम एक अच्छा मेजरमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है। दोबारा समझो इस बात को, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, अब जैसे ऊपर वाली पिक्चर देखो तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो बढ़ रहा था, तो यहाँ पर तो सही होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या वास्तव में जीडीपी 2,50,000 से बढ़ी है या महंगाई के आधार पर 2,50,000 रुपये 2,50,000 से बढ़ी है? बताइए सर, महंगाई के आधार पर एक्चुअली कितनी है सर? 50,000। तो ये ज़्यादा रिलायबल है या ये ज़्यादा रिलायबल है? आप बताओ मुझे। तो अगर आप ये कहो
कि सर 5 साल पहले हमारी जीडीपी 10,000 की थी और 5 साल के बाद वो 2,50,000 की होगी। क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है कि एकदम से इतना बड़ा जंप लग जाए? आप ये कहो कि सर 5 गुना हमारी जीडीपी बढ़ी है, 7 गुना हमारी जीडीपी बढ़ी है, तो हम मान सकते हैं। तो जो रियल जीडीपी है, मतलब जब हम एक बेस ईयर को मान लेते हैं, उसके आधार पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। और उसी जीडीपी को हम एक अच्छा मेजरमेंट मानते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखने वाले हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये देखो, बेस ईयर इज द ईयर हुज प्राइस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। तो वही एक कहानी है। ये देखो यहाँ पर उन्होंने वही किया हुआ है ना, जो हमने अभी कर दिया था। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, एक आता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। क्लियर है? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? अगर परसेंटेज में, अगर नॉर्मल वैल्यूज में तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, ज़्यादातर परसेंटेज में ही होता है ना। तो क्या है, जैसे मान के चलिए नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है और रियल जीडीपी 3,000 है, 183.33। तो इसका मतलब है कि आपकी जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से बढ़ गई है? 83.33% से आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ गई है। ये कहानी है। सेम कहानी यहाँ पर है। रियल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि रियल जीडीपी हमें कैसे निकालना है। तो सपोज नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और रियल जीडीपी हम लोगों को निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो प्राइस इंडेक्स का, है ना। क्या है देखो यहाँ पर समझो, जीडीपी नॉमिनल बटे रियल, यहाँ पर आ जाओ। तो नॉमिनल बटे रियल इधर चला गया, जीडीपी डिफ्लेटर इधर आ गया। अब आप कहोगे सर वहाँ तो जीडीपी डिफ्लेटर, बेटा दोनों सेम ही हैं। चाहे जीडीपी डिफ्लेटर आ जाओ चाहे प्राइस इंडेक्स आ जाओ, निकल करके आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है? एक होता है जीएनपी, अगर जीएनपी भी दे देता है कई बार तो सेम ही है, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसी तरह की जैसे जीडीपी होती है वैसे ही हमारी इनकम होती है, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल और रियल इनकम सेम कहानी है। नॉमिनल माने करंट ईयर की जो इनकम है और रियल माने प्रवेलिंग ऑन द बेस ईयर, जो बेस ईयर पर प्रवेल करती है। कहानी सेम ही है दोनों की, वही टेबल है, देख लो, है ना। कोई ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। फिर भी आप समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो वही सारी चीज़ें, रियल नेशनल इनकम इज इक्वल नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, फार्मूला अपने याद रखना है। जीडीपी डिफ्लेटर या इनकम के बारे में वो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। तो वहाँ से आप किसी भी तरह का क्या है जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है कहानी ये वाली? तो ये चीज़ एक तो हमने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करी है। एक हम ये भी समझने वाले हैं आज कि जो हमारी रियल और नॉमिनल जीडीपी तो हमने समझ लिया, लेकिन वास्तव में जो जीडीपी होती है क्या वास्तव में वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है या नहीं की जाती है, वो अभी अपने को क्या है समझना बाकी रह गया। तो जब हम उसको समझेंगे, है ना, जब हम उसको समझेंगे तो हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, इसके अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन है उसके बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 3 तरह की एक्सेप्शंस हैं जो आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। एक पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपके देश का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में इनइक्वालिटीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। उदाहरण के लिए 2023 चल रहा है,
2014 माने 2013 से 10 साल पहले हम दो तरह की गुड्स बनाते थे। एक बनाते थे रिच के लिए और एक बनाते थे हम पुअर के लिए। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो कितना यूनिट था, माने हम कितने डिब्बे बनाते थे, 100 डिब्बे हम बनाते थे। तो रिच के लिए हम मात्र 10 डिब्बे बना रहे हैं और पुअर लोगों के लिए हम कितने डिब्बे बना रहे हैं, 90 डिब्बे बना रहे हैं। अब क्या हो गया, सिनेरियो चेंज कर दो। सिनेरियो जब हमने चेंज करा तो हम 2023 में आ गए और 2023 में जब हम रिच और पुअर का प्रोडक्शन करने लगे, है ना, रिच और पुअर के लिए प्रोडक्शन करने लगे, तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया। पहले हमारा जो प्रोडक्शन था वो 100 यूनिट हुआ करता था, आज हम कितनी यूनिट बना रहे हैं, 300 यूनिट बना रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 270 इनमें से जो यूनिट हैं वो किसके लिए बन रही हैं, मतलब 270 डिब्बे किसके लिए बन रहे हैं, अमीर लोगों के लिए बन रहे हैं, और केवल 30 डिब्बे जो हैं वो किसके लिए बन रहे हैं, गरीब लोगों के लिए बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, पहले गरीबों के लिए ज़्यादा चीज़ें बन रही थी और अमीरों के लिए कम चीज़ें बन रही थी। अभी क्या है, अमीर लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं और गरीब लोगों के लिए चीज़ें कम बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है डिफ्रेंसिएशन ले आता है, जो कि अमीर को और अमीर बना देता है और गरीब को और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। तो प्रोडक्शन बढ़ा तो है। अब देखो 100 यूनिट से कहाँ तक पहुंच गया प्रोडक्शन, 3 गुना बढ़ा है। कितना गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। लेकिन क्या वास्तव में वेलफेयर बढ़ा है, नहीं, गरीब लोग तो एज इट इज़ ही रहे हैं, है ना। वैसे अभी रिसेंट में जो नीति आयोग है उसका डाटा रिलीज़ हुआ था, तो जो गरीब लोगों की संख्या उसमें भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है और सभी राज्यों में ये काफ़ी हद तक जो है मतलब गरीब लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने लगे हैं, है ना। ये एक चीज़ है। लेकिन फिर भी हम तो क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस है, तो ये भी एक्सेप्शन है कि वास्तविकता यही है कि आज की डेट में अमीर लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं। जैसे स्टारबक्स हो गया, अब आप खुद बताओ कि स्टारबक्स में कौन सा गरीब व्यक्ति जो दिन के 100, 150, 200 रुपये कमा रहा है वो क्या स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी थोड़ी पिएगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। या कोई भी कंपनी है, या लेंसकार्ट है, लेंसकार्ट में 4000 का चश्मा है तो 4000 का चश्मा थोड़ी पहनेगा वो, है ना। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या, वो बेसिक सी ही चीज़ें अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, वही बहुत है ना। वो क्यों डोमिनोज़ में या मैकडोनल्ड्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाने के लिए जाएगा, वो क्यों KFC या जो सबवे है वो खाएगा, समझ रहे हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उन लोगों के लिए हैं जो बिलो द एवरेज है, सॉरी जो एवरेज से ऊपर हैं, है ना। जो बिलो द एवरेज हैं या जो 200, 150, 250 रुपये डेली का कमा रहे हैं, वो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा तक आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, है ना। एक दूसरा आता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये तो हमें पता है कि भाई जीडीपी के अंदर हम कभी भी मॉनेटरी एक्सचेंज के अलावा किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्या उनका इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप घर पे मदर या हाउसवाइफ, है ना, वो क्या कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं। कुछ हॉबीज़ हैं जैसे पेंटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, जिसके लिए उनको पे नहीं किया जा रहा है ना। लेकिन क्या उनसे इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं चेंज हो रही है, डेफिनेटली हो रही है ना, यस और नो। तो ये चीज़ें भी जो है हमारी कंसिडर नहीं की जा सकती या नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो है जीडीपी को हम एक अच्छा वेलफेयर नहीं मानते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ हैं, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है ना। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे दो चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो एक ना अर्बन कंट्री है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, क्या है इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे दिल्ली क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, यस एग्री, राइट, दिल्ली।
एक मेघालय, एक क्या है, मेघालय। मेघालय का भी कौन सा रीजन, चेरापूंजी, है ना, वहाँ पर उतनी पोल्यूशन नहीं है। आप जब दिल्ली जाओगे तो आप फील करोगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई, है ना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जिसका सीधा सीधा सा फर्क इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो आउटपुट है उस पर पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई, है ना। तो क्या इसको काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वहीं पर मेघालय जैसे चेरापूंजी मैंने नाम लिया, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है तो इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लोगों की लाइफ बढ़ जाती है। इसका मतलब वहाँ पर आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगा। तो अगर वहाँ पर आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। लेकिन क्या उस सिनेरियो को या उसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं इनको भी हम, जिनसे जो भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनसे जो भी हमें नुकसान हो रहे हैं, उन्हें भी हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। और एक लास्ट हमारा जो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इसको ना एक इस तरह से समझ लो, इसको ना इस तरह से समझ लो कि 2013 और 2023 यहाँ पर हम जो है वॉर मटेरियल और पीस आइटम, शांति प्रिय, है ना, वॉर मटेरियल या कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हो, या पीस आइटम जो है बना रहे हैं। अब मान के चलो कि 100 डिब्बे बनाए, उन 100 में से वार के लिए तो 10 डिब्बे बने, और जबकि पीस के लिए कितने डिब्बे बने, 90। 2023 में 300 डिब्बे बन रहे हैं, लेकिन उनमें से 170 किसके लिए बन रहे हैं, वार के लिए बन रहे हैं, और मात्र 130 किसके लिए बन रहे हैं, पीस के लिए। तो इसका मतलब है कि वार मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बल्कि जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रोडक्शन तो बढ़ा है भाई, जीडीपी का मतलब क्या, ओवरऑल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर हुआ है उसको हम क्या करते हैं, जीडीपी में कंसिडर करते हैं। यही तो हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था। नहीं देखा वीडियो, जा करके देखो ना, फिर वेट किस बात का कर रहे हो भाई, जाइए वीडियो देखिए, समझिए, और फिर यहाँ पर आइए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। पहले वीडियो देखिए पुराने वाले। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, है ना, कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटीज़, मेनली ये 2 हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, और एक हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये इनमें से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट डालती हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन जिनकी वजह से आउटपुट पर अफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को उनमें कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, GDP calculated in the standard manner may not give us a clear indication of the productive activity and well-being of a country because of, क्योंकि externalities, unique distribution of GDP या externalities या all of the above, standard manner may not give us a clear indication, ये हमें एक clear indication नहीं देता है, किसका, productive activity का। तो जहाँ पर इसकी बात होती है तो उसका आंसर बनता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्या आंसर बनेगा इसका, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्लियर हो गई ये वाली बात, यस, ऑल ऑफ दी अबव मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने बन सकते हैं, चाहे तो आप प्रीवियसली जा कर के जितने भी मैंने आपको ये सब दिखाए हैं उनके बेसिस पर आप नोट्स बना लीजिए कि किन चीज़ों को इसमें कंसिडर किया जाता है और किन चीज़ों को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो जीडीपी एंड वेलफेयर है और जो नेशनल इनकम है वो हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। और अब हम आगे जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मनी एंड सप्लाई के बारे में, है ना।
तो चलिए इसी के साथ, अगर आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपको नया नहीं सीखा है, चीज़ों को रिवाइज हुई हैं और चीज़ें समझ में आई हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके नोइंग है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक, जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आप तो यार बादशाह लोगों सोशल मीडिया के, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम चर्चा करेंगे और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।